आज हम फ्रांस काफ्का की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, जैसे काफ्का की भाषा, उनकी पृष्ठभूमि, उनके लेखन का विश्लेषण और हाँ, उनकी शुरुआती कहानियां और जाहिर है द मेटामॉर्फोसिस के कुछ अंश भी। मकसद ये है कि काफ्का का वो अनोखा अंदाज और उनके काम को शक्ल देने वाला माहौल और वो जो विषय बार बार आते हैं ना उनके लेखन में, जो उसे इतना असरदार और कभी-कभी बेचैन करने वाला बनाते हैं, उनको समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो स्रोतों में उभर कर आती है वो है उनकी भाषा प्राग जर्मन। कहा गया है कि ये थोड़ी अलग थी, मतलब इसमें स्थानीय बोली का उतना असर नहीं था। इसे हॉलिडे जर्मन जैसा कुछ कहा गया और इस पर ऑस्ट्रिया का असर था। ये चीज उनके लिखने के अंदाज पर कैसे असर डालती है? हाँ बिल्कुल, प्राग जर्मन जैसा ये स्रोत बताते हैं वो जर्मनी वाले जर्मन से हटकर थी। चारों तरफ चेक भाषा थी, तो उसमें वो स्थानीय जर्मन बोलियों का घालमेल नहीं था। काफ्का ने शुद्ध सी लगने वाली पर ऑस्ट्रियाई टच वाली भाषा का बड़ा गजब को इस्तेमाल किया। और देखिए, विडंबना यह है कि नाजी दौर और उसके बाद के हालात में प्राग जर्मन लगभग खत्म ही हो गई। तो एक तरह से काफ्का की रचनाएं उस खोई हुई भाषा की यादगार जैसी बन गई हैं। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है कि उस दौर में यूरोप के यहूदी समुदायों ने मतलब सामाजिक और आर्थिक तौर पर घुलने मिलने के लिए आसपास की भाषाएं अपनाई। काफ्का का प्राग के एक ऐसे ही आप कह सकते हैं आत्मसात करने वाले यहूदी परिवार से होना और जर्मन में लिखना, क्या ये उस बड़े संदर्भ से जुड़ता है? हाँ, ये काफी प्रासंगिक है। स्रोत बताते हैं कि काफ्का और उनके जैसे कई और यहूदी लेखक जो जर्मन में लिखते थे, वो अक्सर ऐसे किरदार बनाते थे जो ऊपरी तौर पर गैर यहूदी दिखें। तो सवाल उठता है कि क्या ये महज एक तरह का भेस था, एक साहित्यिक मुखौटा या परसोना? जैसे उनके किरदारों के नाम सामसा, रबान, वो कहीं ना कहीं काफ्का नाम जैसे ही लगते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। तो उनके काम में यहूदी विषय है या नहीं है, ये मतलब व्याख्या का सवाल है और ये उस परसोना वाले विचार से जुड़ता है। अब अगर उनके लिखने के स्टाइल पे आए तो एक बहुत ही अजीब मतलब कमाल की बात सामने आती है। वो है अजीब, यहां तक कि भयानक विषय वस्तु और उसके साथ एक बिल्कुल शांत, यथार्थवादी, लगभग सपाट सी गद्य शैली का विरोधाभास। द मेटामॉर्फोसिस की शुरुआत ही ले लीजिए। एक सुबह जब ग्रेगर सामसा बेचैन सपनों से जागा तो उसने खुद को अपने बिस्तर में एक विशालकाय कीड़े में बदला हुआ पाया। ये मेल इतना असरदार क्यों होता है? ये जो सपाटपन है ना, ये तटस्थ था, ये असल में उन भयानक घटनाओं के सदमे और असर को और गहरा कर देती है। पढ़ने वाला जैसे मजबूर हो जाता है कि उस बेतुकी सी नामुमकिन लगने वाली बात को भी एक सामान्य घटना की तरह देखे। और ये सीधे सीधे जुड़ता है अलगाव मतलब एलिनेशन के एहसास से, जो काफ्का के काम के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, कहानी कहने वाले की ये जो दूरी है, ये वस्तुनिष्ठता, ये सहानुभूति को रोकती है, जिससे वो अकेलापन और तीखा लगता है। और स्रोत कुछ और विषयों का भी जिक्र करते हैं जो बार बार आते हैं, जैसे पात्रों के अप्राकृतिक काम, ग्रेगर का कीड़ा बन जाना, कार्ल रॉसमन का परिवार छोड़ना या गेorg बेंडमान का अपने पिता को धोखा देना, और फिर सजा का मिलना और परिवार के साथ, खासकर पिता वाली सत्ता के साथ एक बहुत ही उलझा हुआ मतलब विनाशकारी सा रिश्ता। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि काफ्का जैसे प्रकृति और स्थापित व्यवस्थाओं जैसे परिवार को चुनौती दे रहे हों, लेकिन साथ ही उनके पात्र अक्सर एक तरह की कुदरती व्यवस्था को वापस पाने की तड़प भी दिखाते हैं, भले ही वो सजा के जरिए ही क्यों ना हो। जैसे बेंडमान, वो अपनी मौत की सजा पूरी करके पिता की सत्ता को जैसे वापस स्थापित करता है। अच्छा। या सामसा, वो मरकर घर की चीजों की उस सामान्य प्राकृतिक व्यवस्था को फिर से ले आता है। स्रोतों में उनकी कुछ शुरुआती कहानियों का भी जिक्र है, जैसे कॉन्वर्सेशन विद द वर्शिपर, कॉन्वर्सेशन विद द ड्रंक और द जजमेंट का भी। द जजमेंट के बारे में कहा जाता है कि वो यौम किप्पुर यानी यहूदी प्रायश्चित दिवस की पूर्व संध्या पर लिखी गई थी। उसे हिब्रू में योम हदीन यानी फैसले का दिन भी कहते हैं। क्या इन शुरुआती रचनाओं में भी यही सब तत्व मिलते हैं? निश्चित रूप से। ये कहानियां भी वही अकेलापन, अजीब मुलाकातें, मन की उलझने और वो छुपे हुए अर्थ, इन सब की पड़ताल करती हैं। ये सब मिलकर काफ्का की उस अनोखी साहित्यिक दुनिया की तस्वीर को और साफ करते हैं। वैसे एक दिलचस्प बात और है,
स्रोत बताते हैं कि जॉन अपडाइक जैसे आलोचक ने काफका की तारीफ की कि वो यहूदी संकीर्णता से बच निकले। अच्छा। हाँ, लेकिन स्रोत साथ में ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये नजरिया खुद मुख्य धारा की संस्कृति के एक पूर्वाग्रह से नहीं आता जो खुद को ही सार्वभौमिक मान लेता है। तो ये दिखाता है कि काफका की व्याख्या कितनी परतदार हो सकती है। हाँ, ये तो है, अलग अलग नजरिए। तो अगर सार देखें तो हमने पाया कि काफका की वो खास भाषाई पृष्ठभूमि, उनकी वो अलग थलग करने वाली शैली, अजीब विषय, अकेलेपन का गहरा चित्रण और पहचान और परिवार के साथ वो पेचीदा रिश्ता, ये सब मिलकर उनके काम को वो खास पहचान देते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं सबके लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक रूपक है जिसमें हमारी भौतिक दुनिया को एक 4 आयामी ब्रह्मांड की त्रि-आयामी सतह जैसा बताया गया है। इसकी तुलना कला से की गई है कि कैसे कला में सतह का जो भेस होता है वो अक्सर नीचे की गहरी परतों को छुपा लेता है या उनकी जगह ले लेता है। दिलचस्प। तो काफका की कहानियां जो ऊपर से इतनी सीधी सरल लगती हैं पर अंदर से इतनी गहरी और अजीब है, उनकी इस सतह के नीचे और कौन से अनदेखे आयाम, कौन सी परतें छिपी हो सकती हैं जिन पर और सोचा जा सकता है।